सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए यह बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो समावेश है वो किया गया है। इससे रिलेटेड और भी जो वीडियोस है मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। 15 से 20 वीडियो यदि आप वॉच कर लेते हैं तो सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल का युग्म है? तो देखिए, जो रबी की फसलें होती हैं वो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं। जो रबी की फसलें होती हैं वो क्या होता है कि अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं, क्योंकि बुआई के समय क्या है, कम तापमान की आवश्यकता होती है और जब जो फसल है वो पकती है तो शुष्क और गर्म वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी जो कटाई होती है वो मार्च और अप्रैल के महीने में की जाती है। ठीक है जी। तो रबी की फसलें कौन कौन सी हो गई? गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, अलसी, ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है गेहूं और सरसों। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपको घुमा के भी दे सकता है कि रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। इनकी कटाई कब की जाती है, तो मार्च अप्रैल में इनकी कटाई की जाती है। तो ऐसे कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी जैसे इसमें गेहूँ सरसों दिया है तो पूछ सकता है कि चना, मसूर, अलसी, मटर, आलू, इस तरह से। तो ऐसे आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन एक दिया हुआ, देखिए अभी कथन एक है कि पीने के पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव का उपाय है। अभी कथन ए है, ठीक है जी। और इसका कारण दिया है कि जो हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो मुख्य रूप से जल द्वारा संचरित होता है। नहीं जी, इसमें से देखिए क्या पूछा जा रहा है कि ए व आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, कुछ सही कुछ गलत है। देखिए, ये जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना है, विकल्प में ना जाकर पहले दोनों को अच्छी तरह से रीड करना है और उनके बारे में जानना है कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो बात हो रही है वो हेपेटाइटिस ए की हो रही है। तो जो हेपेटाइटिस ए है ना, वह लीवर का संक्रमण होता है। ठीक है, वायरस के कारण होता है। कौन? हेपेटाइटिस ए। ये जो हेपेटाइटिस ए होता है वो लीवर का संक्रमण है, वायरस के कारण होता है। और हेपेटाइटिस ए के कारण क्या होता है, लीवर में सूजन हो जाती है, जलन होती है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये होता क्यों है कि यदि हमने दूषित पानी पिया या क्या कहना चाहिए, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन पर हमने ध्यान नहीं दिया, या दूसरों के द्वारा उपयोग की गई जो संक्रमित सुई हैं उनके द्वारा ये जो हेपेटाइटिस ए है वो होता है। अच्छा, इसके बचाव के जो उपाय हैं वो क्या हो सकते हैं? जो पीने का पानी है उसको उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए और टीका लगाकर, जो टीका होता है उसको लगवा कर भी इस बीमारी से बचा जा सकता है। अब आप अभी कथन पढ़िए। देखिए, हमें क्या होता है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन में कुछ चीज़ दी होती है तो उसके बारे में पहले सोचना होता है कि वो क्या है और उससे संबंधित जो तथ्य इसमें दिए जा रहे हैं वो सही हैं या नहीं हैं। तो फिर से मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए, पीने के पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव का उपाय है। ठीक है जी, तो सही है इसका बचाव कि भाई आप पीने का जो पानी है वो उबाल कर पियेंगे। ठीक है। अब इसका जो कारण दिया गया है कि हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो मुख्य रूप से जल द्वारा संचरित होता है। देखिए, मैंने आपको बताया है ना कि ये क्या होता है, जल द्वारा संचरित नहीं होता है। यह क्या है, एक लीवर का संक्रमण है जो काय के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। मतलब जो कथन एक ए है वो सत्य है और जो कथन बी है वो है क्या है, असत्य है। तो हमें सीधा ऐसा देखना है कि जिसमें लिखा होगा कि ए सत्य है और जो बी है वो असत्य है। तो ऐसा किस में है? ऐसा सी में दिया हुआ है। ठीक है जी।
ए सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है। क्या कह रहे हैं कि एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्नलिखित में से एक्स क्या हो सकता है? देखिए क्या है कि यहाँ दिया हुआ है सोडियम, सल्फर, हीलियम और कॉपर। तो उपयुक्त तो दिए गए जो विकल्पों में से जो सल्फर है ना वो अधातु है। सिर्फ जो सल्फर है वह क्या है? अधातु है। और सोडियम, हीलियम और कॉपर क्या है? ये धातु होते हैं। अधातु क्या होता है? ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि जो धातु होते हैं वो ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो ये सल्फर है, ठीक है जी, सल्फर है एस, और इसमें क्या कह रहे हैं कि एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन मतलब O2, O2 के साथ ये करेगा क्रिया करेगा, तो इसे क्या मिल जाएगा? CO2। ठीक है जी। तो जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मतलब जो अधातु है वो ऑक्साइड बनाएगी, और क्योंकि ये जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर हो जाएगा। एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्नलिखित में एक्स क्या हो सकता है? जो एक्स होगा वो आपका सल्फर होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है बी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो इनमें क्या पूछा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की जो चाल अधिकतम होती है। देखिए मैं थोड़ी सा आपको ध्वनि के बारे में बताऊं कि ध्वनि के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, ध्वनि तरंगों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो ध्वनि है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। और इसमें से जो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस आर्द्र पर जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है आर्द्र पर। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आर्द्र किस में दिया गया है? वो दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस आर्द्र पर, है ना, ये 40 डिग्री सेल्सियस आर्द्र पर। किन परिस्थिति में वायु की जो ध्वनि की चाल है वो अधिकतम होगी? तो 40 डिग्री सेल्सियस आर्द्र पर, है ना, जो चाल है वो सबसे अधिकतम होगी। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाएगा? देखिए इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से जो दर्पण हैं या जो लेंस हैं वो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अवतल लेंस हो गया, उत्तल दर्पण हो गया और समतल दर्पण, ये क्या करते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज पर स्थिर अवस्था में रखी हुई किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसमें कहा जा रहा है कि स्थैतिक घर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है, उस पर कोई बल नहीं लग रहा, और डी है उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे लग रहा है। ठीक है जी, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण किताब का जो भार होगा वो होगा W बराबर mg। मेज पर नीचे की ओर ये कार्य करेगा। एक बल तो ये हो गया जो नीचे की ओर लग रहा है, और एक बल क्या लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। ऊपर की ओर कैसे लगेगा? कि मेज की समतल सतह द्वारा किताब पर प्रतिक्रिया स्वरूप किताब के भार के बराबर बल ऊपर की ओर लगाया जाता है, जिससे किताब मेज की समतल सतह पर स्थिर बनी रहे।
ठीक है, मतलब दो युग में देखिए दो चीज़ें कार्य करें, एक तो पुस्तक का भार हो गया, दूसरा मेज के द्वारा लगाया गया बल ऊपर की ओर। तो कहने का मतलब उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? इसमें दिया गया है कोक, कोल तार, कोयला, गैस, चारकोल। तो आपको मैं कोक के बारे में बताऊं कि जो कोक होता है ना, वो एक भूरे और काले रंग का कठोर और सरंध ईंधन होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन की उच्च मात्रा पाई जाती है। कार्बन की क्या है, उच्च मात्रा पाई जाती है। और यह क्या होता है, कार्बन का शुद्ध रूप भी होता है। धातु निष्करण हेतु भी इसका जो उपयोग है वो कारखानों में किया जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा था कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो है कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीवों का समूह है? देखिए, एक कोशीय जीवों की बात हो रही है। तो जो एक कोशीय जीव होते हैं ना, वो एक ही कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? जैसे यीस्ट हो गया, अमीबा है और बैक्टीरिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यीस्ट, अमीबा और बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार ने कार द्वारा दिल्ली से जयपुर तक यात्रा की। यात्रा के आरंभ में पथमापी का पठ्यांक 4157 किलोमीटर था और यात्रा के अंत में 4436 किलोमीटर था। यदि वह यात्रा पूरी करने में 5 घंटे और 10 मिनट का समय लगे तो उसकी जो औसत चाल है वो क्या है? देखिए, बहुत ही आसान न्यूमेरिक क्वेश्चन है। दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है जी, चाल आपको निकालना, चाल बराबर आप क्या करेंगे, दूरी बटे समय। दूरी आपको निकालना होगा, 4436 में से 4157 आप घटाएंगे, 279 आपका आ जाएगा ये दूरी। समय आपको दिया है 5 घंटे 10 मिनट। कैलकुलेट आप करेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जाता है? ठीक है, पृथ्वी की बात आ गई तो थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में आप जानकारी ले लें कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है। ठीक है जी, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटों में पूरा करती है। पृथ्वी जब क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उस हिस्से पर दिन होता है, और जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं उस हिस्से पर क्या होता है, रात होती है। ठीक है, और इसमें जो दिया गया है ना कि पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन, दिन व रात का बनना, तो ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन ऋतुओं का बनना, ग्रहण का लगना ये नहीं है। मतलब किस परिस्थिति में बात की गई है कि परिघटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जाता है। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसके कारण क्या हो रहा, पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन और दिन व रात होना। तो ये जो दोनों कथन हैं वो सही हैं। ठीक है जी, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ए में क्या है, दोनों है, ए भी है और बी भी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है और हरे प्रकाश में यही जो गुलाब का रंग है वो किस रंग का हो जाएगा? मतलब एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है और हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग का दिखेगा? उसका रंग की बात कर रहे हैं कि जब हरा प्रकाश पड़ेगा तो वो किस रंग का दिखेगा। देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ना वो परावर्तन के कारण होती है। गुलाब हमें लाल दिखता है सूर्य के प्रकाश में, परावर्तन के कारण दिखता है।
ठीक है जी। सूर्य प्रकाश में गुलाब का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है, क्योंकि जब श्वेत प्रकाश गुलाब पर पड़ता है तो वह लाल रंग के अलावा अन्य सभी रंगों के जो प्रकाश होते हैं उसको अवशोषित कर लेता है। केवल लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसको ही परिवर्तित करता है, जिसके कारण इसका जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। लेकिन जब क्या किया जाता है, एक लाल गुलाब हरे प्रकाश के संपर्क में आता है, हरे प्रकाश के संपर्क में आता है, तब क्या होता है कि जो गुलाब होता है वो सभी रंगों के प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और किसी भी रंग के प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। तो जिसके कारण जो गुलाब का रंग होता है वो काला कलर का दिखता है। देखिए, क्वेश्चन तो आपसे यहाँ रंग की बात की गई है, लेकिन कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो गुलाब का रंग है वो प्रकाश में लाल दिखता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में। और यदि इसमें हम हरा हरा प्रकाश डाल रहे हैं तो इसका रंग काला हो रहा है। इसका कारण क्या है? परावर्तन है कारण, परावर्तन के कारण ये जो घटना है वो हो रही। चलिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर क्रमशः क्या असर पड़ेगा? क्या कह रहे हैं जी? पानी में नमक मिला दें, ठीक है जी, पानी में नमक मिला दिया जाए तो उसका जो क्वथनांक और हिमांक है उसमें क्या अंतर पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, ठीक है। यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो उसका जो क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, और उसका जो हिमांक होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे घट जाएगा। कहने का मतलब क्या है? अशुद्धि मिलाने पर जो जो जल का क्वथनांक है, जो जल का क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा, और जो इसका हिमांक है वो घट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है जी। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा जो अंग है वो नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो पक्षियों में क्या होता है, जो पक्षी होते हैं उसमें मूत्राशय, दांत और पित्ताशय की थैली इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। क्या है? मूत्राशय हो गया, दांत है, और जो पित्ताशय की जो थैली है वो इसमें नहीं पाई जाती है। तो इसमें दिया गया है मूत्राशय, ठीक है जी। तो मूत्राशय नहीं पाया जाता। कभी पूछ लिया जाए कि जो पक्षी में वो दांत पाए जाते हैं क्या, या पित्ताशय की थैली पाई जाती है, वो नहीं पाई जाती है। लेकिन आंत हो गया, लीवर है, किडनी है, ये चीज़ें पक्षियों में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। जो अधिकांश पौधे होते हैं ना, तो पौधे मिट्टी से नाइट्रेट के रूप में जो ऑक्सीजन है वो प्राप्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप एक कमरे में हैं जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं हैं। आपको 10 क्षण चुंबक दिए गए हैं। एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया गया है। अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुवों की पहचान कर पाएँ? ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ध्रुव की आवश्यकता नहीं होगी। कमरे की भौगोलिक दिशा का अज्ञात होना तथा किसी चुंबक के एक ध्रुव को चिन्हित करने पर सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुवों की पहचान के लिए एक भी ध्रुव की क्या होगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोई नहीं, जो विकल्प ए में दिया गया है। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉलम 1 में दिए गए अम्लों का कॉलम 2 में दिए गए उन खाद्य पदार्थों से मिलान करिए जिनमें वे पाए जाते हैं। ठीक है जी, जिनमें वे क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उनसे हमें मिलान करना है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है एसिटिक अम्ल। ठीक है जी, तो एसिटिक अम्ल का क्या हो जाएगा, सिरका। एसिटिक अम्ल का क्या होगा, सिरका। ठीक है जी, ये हो गया।
और लैक्टिक अम्ल क्या क्या है? दही है। और ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। और अब बचा लास्ट, ये है साइट्रिक अम्ल। तो जो साइट्रिक अम्ल होता है वो नींबू में पाया जाता है। ठीक है जी, एक बार और हम आपको रिपीट करके बता देते हैं। एसिटिक अम्ल पाया जाएगा सिरके में, लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा पालक में, और जो साइट्रिक अम्ल है वो नींबू में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जा सकता है? कौन सा वो पदार्थ है जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जा सकता है? देखिए, जो उर्वरक होते हैं वो मानव निर्मित प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है जी, ये मिट्टी से आवश्यक पोषणकारी जो तत्व होते हैं उनकी आपूर्ति करते हैं और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको बनाए रखते हैं। ठीक है जी, तो जो किसका निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जा सकता? उर्वरक के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जा सकते? तो देखिए, जो अमोनियम सल्फेट है इसका उपयोग हम कर सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का भी उपयोग कर सकते हैं, और कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो डी है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो नहीं वाला कथन वही हमसे पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किन राज्यों में किसमें चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक है? देखिए, जो पूर्वी तट पर होते हैं मतलब ढाल युक्त होते हैं, वहाँ चक्रवात से प्रभावित होने की जो संभावना होती है वो सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्म बडिंग मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? ठीक है जी, तो इसमें देखिए, जो हाइड्रा होता है वो एक कोशीय जीव होता है और यीस्ट का होता है एकल कोशीय जीव होता है। जो हाइड्रा होता है वो बहुकोशीय है। ठीक है जी, और बडिंग द्वारा प्रजनन करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यीस्ट और हाइड्रा। ठीक है जी, यीस्ट क्या है? यीस्ट एक कोशीय जीव होता है और हाइड्रा बहुकोशीय होता है जो बडिंग द्वारा प्रजनन करता है, और यही हमसे पूछा गया था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य सभी को उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित कर देता है? लवणीय विलयन मतलब हो गया नमक का घोल, नमक के घोल से विस्थापित कर देगा। तो ऐसी कौन सी जो धातु है वो कर देगी? जो अधिक प्रतिक्रियाशील होगी ना वो धातु। तो इनमें से अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? जिंक है। ठीक है, ये क्या करती है? चांदी, लोहा, तांबा, है ना, आदि को उनके नमक के घोल से विस्थापित कर देती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।